बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट डे क्लास हमारा जो टॉपिक चल रहा था बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, हम लोग देख रहे थे। उसमें हमने फूड प्रोडक्शन देखा और उसके बाद हमने सेकंड जो टॉपिक है वो कम्बैटिंग डिजीज़ हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें ना मैंने कल आपको दो मेथड बताए थे। एक हमने बात की थी कम्बैटिंग डिजीज़ में प्रिवेंटिव मेजर की, और दूसरी हमने बात की थी वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की। तो आज उसी की लेक्चर की कंटिन्यूटी है ड्रग ट्रीटमेंट में, और हम लोग आज ये देखेंगे कि हमारे जो डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के मेथड हैं उसमें मैं पहला आपको बता चुका हूँ प्रिवेंटिव मेजर कि बीमारी से पहले हम क्या कर सकते हैं, बीमारी से बचने के लिए एहतियात हमने बरतनी है। फिर मैंने बताया था वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। आज हमारे पास थर्ड है उसी लेक्चर की कंटिन्यूटी में पॉइंट, दैट इज़ अ ड्रग ट्रीटमेंट, कि अगर हमें बीमारी हो जाए तो हम लोग जो है वो ड्रग्स की मदद से क्या कर सकते हैं, उसका इलाज जो है वो कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज ड्रग ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक में जो पहला पॉइंट आपने याद रखना है वो ये कि एंटीबायोटिक जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव है, मतलब ये जो यूनानी ज़बान का वर्ड है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक का वर्ड जब आ जाए इसका मतलब होता है लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। ये ना इसका लफ्ज़ी मतलब है एंटीबायोटिक का। अब एंटीबायोटिक्स कब इस्तेमाल की जाती हैं, हम लोग इन्हें कहाँ से लेते हैं? स्टूडेंट याद रखिएगा कि एंटीबायोटिक्स को हम लोग लेते हैं, हम इन्हें सिंथेसाइज करवाते हैं, सिंथेसाइज हम इनको करवाते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया, हम इनको तैयार करवाते हैं बैक्टीरिया से, और प्लस जो है वो फंगस यानी फंजाई। हम लोग फंजाई और बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स को तैयार करते हैं, और हम लोग इनको इस्तेमाल किसके ख़िलाफ़ करते हैं? किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के ख़िलाफ़। इन्फेक्शियस डिजीज़ स्टूडेंट याद रखिएगा ऐसी डिजीज़ को बोलते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से हमें होती हैं, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जितने भी हैं हम उनके ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कि एंटीबायोटिक्स के हवाले से यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। इफ़ अ पर्सन इज़ अ सिक, अगर एक शख्स बीमार है विद इन्फेक्शियस डिजीज़ से, मैं आपको अभी इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि हमारे पास ये वो डिजीज़ हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया की वजह से हों। ऐसी बीमारियों को हम इन्फेक्शियस बोलते हैं जो किसकी वजह से हों, जिनका मेजर काज क्या हो, जिनकी मेजर काज जो है वो बैक्टीरिया हों, तो हम इस तरह की डिज़ीज़ को इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स हम लोग उन लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से जो है वो बीमार हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ स्टूडेंट याद रखिएगा ऐसी डिजीज़ को बोलते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से जो है वो हुई हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो भी शख्स इन्फेक्शियस डिजीज़ से बीमार होगा ही इज़ सब्जेक्टेड, हम उसको देंगे टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी हम लोग उस बंदे को क्या देंगे जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हम उसको हमेशा एंटीबायोटिक्स देंगे। और एंटीबायोटिक्स जाके क्या करती हैं, किल द बैक्टीरिया, ये जाके बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि जो शख्स इन्फेक्शियस डिजीज़ जिसको होंगी हम उस पर्सन को, उस पेशेंट को हम लोग एंटीबायोटिक्स देंगे, और एंटीबायोटिक्स देने से क्या होगा कि जो भी बैक्टीरियल इफेक्ट उन पे हुआ है वो बैक्टीरिया को जाके एंटीबायोटिक क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। और स्टूडेंट मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया कि हम लोग एंटीबायोटिक्स को तैयार जो है वो करते हैं बैक्टीरिया या फंगस से, और किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, या फिर जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं हम उनको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके लिमिटेशन का मतलब ये है कि कब तक हम लोग एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा हम लोग एंटीबायोटिक को उस वक्त तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कोई भी बैक्टीरिया इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस काज ना करे। मतलब बाज़ दफ़े ऐसे होते हैं कि हम बार बार एंटीबायोटिक खाते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी जो डिज़ीज़ है वो कंट्रोल में नहीं रहती, हमारा जो इलाज है वो नहीं हो पाता। उसकी वजह क्या है कि बैक्टीरिया जो है उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ क्या कर चुके होते हैं, रेजिस्टेंस काज कर लेते हैं। यानी जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस काज कर लें, इसका मतलब ये है कि आप एंटीबायोटिक के इस्तेमाल करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं। तो हम लोग दोबारा फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर इतने दिन हो गए हम लोग मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन हम रिकवर नहीं हो रहे। तो फिर वो डॉक्टर क्या करता है, वो एंटीबायोटिक जो वो चेंज करके दे देता है, जिससे फिर हम लोग जो है वो रिकवर हो सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एंटीबायोटिक्स कब तक यूज़फुल है। एंटीबायोटिक्स आर यूज़फुल, ये फ़ायदेमंद है इन बैक्टीरियल डिजीज़। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी बैक्टीरियल अगर बीमारी है
तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसने आगे जो पॉइंट लिखा है वो ये, दैट ओनली, ये सिर्फ उस वक्त तक है व्हेन द बैक्टीरिया हैव नॉट डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, जब तक बैक्टीरिया अपनी रेजिस्टेंस काज नहीं कर लेता उस एंटीबायोटिक के खिलाफ। मतलब ये कि उस वक्त तक एंटीबायोटिक आपके लिए बेहतर हैं, आप उनको यूज़ करें, बैक्टीरिया को मारते रहेंगे। लेकिन अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस काज कर जाते हैं, एक दफ़ा वो इनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लें, तो फिर उस एंटीबायोटिक को कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये एक उसकी लिमिटेशन है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारे पास है कि हम एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करेंगे रेगुलर इंटरवल्स पर। स्टूडेंट, व्हाट इज़ मेंट बाय रेगुलर इंटरवल? रेगुलर इंटरवल का मतलब ये है कि वक्त के बराबर वक्फे। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक एंटीबायोटिक जो है सुबह 6 बजे जो है वो इस्तेमाल की है, तो आपने क्या करना है, उसी एंटीबायोटिक को दोबारा अगली सुबह जाकर 6 बजे जो है वो इस्तेमाल करना है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन, हम इसको नाम देते हैं रेगुलर इंटरवल का, यानी वक्त के बराबर वक्फों में आपने एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास ये ड्रग ट्रीटमेंट का पहला मेथड जिसमें हमने किसको यूज़ किया, एंटीबायोटिक्स को, और किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। और मैंने इसकी लिमिटेशन आपको बताई कि उस वक्त तक हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक बैक्टीरिया उसके खिलाफ रेजिस्टेंस काज नहीं करते। अगर रेजिस्टेंस काज कर जाएंगे, इसका मतलब एंटीबायोटिक का फिर इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट हम मूव करते हैं अपनी दूसरी टेक्निक की तरफ, दैट इज़ अ रेडियोथेरापी। थेरापी का वर्ड जब भी आ जाए इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट या इलाज। थेरापी हम बोलते हैं इलाज को, किस चीज़ को बोलते हैं जी, इलाज को। तो यहाँ पे वर्ड रेडियो लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे हम किसकी मदद से इलाज करने जा रहे हैं जी अपनी डिजीज़ का, वो हम करेंगे जी रेडिएशंस की मदद से। किसकी मदद से इलाज करेंगे स्टूडेंट? याद रखिएगा, हम रेडिएशंस की मदद से, यहाँ पे रेडिएशन को यूज़ करके हम लोग अपना इलाज करते हैं। अब ये रेडियोथेरापी टेक्निक हम किस बीमारी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं? स्टूडेंट याद रखिएगा, हम लोग जितनी भी कैंसरियस डिजीज़ हैं, कैंसर काज करने वाली जो बीमारियाँ हैं, और हम इनको कंट्रोल करने के लिए, कैंसर की बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम रेडियोथेरापी यूज़ करते हैं। अब आते हैं हमारे पास कैंसर जो है वो क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको छोटी सी टर्म में कैंसर का वर्ड बता देता हूँ। कैंसर हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को हम कैंसर बोलते हैं, यानी सेल की ना रोकी जाने वाली तकसीम को हम नाम देते हैं कि ये कैंसर है। ठीक है, तो कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेडियोथेरापी का। और रेडियोथेरापी में मैं स्टूडेंट आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोग रेडिएशन की मदद से कैंसर को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब यही बात उसने आगे लिखी हुई है इसके प्रोसेस में कि रेडियोथेरापी हम करते कैसे हैं। कैंसीरियस पार्ट के जिस हिस्से को कैंसर होगा इज़ एक्सपोज टू द शॉर्ट वेव रेडिएशन। स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि हम लोग जो वेव्स यूज़ करते हैं वो हमेशा शॉर्ट वेव्स होती हैं। और व्हाट इज़ मेंट बाय शॉर्ट वेव्स? शॉर्ट वेव का मतलब ये है जिनका रेडिएशन की जो वेव लेंथ है वो शॉर्ट हो, और उसकी जो वेव लेंथ है तकरीबन 200 से 300 नैनोमीटर होनी चाहिए। ये वेव लेंथ की रेडिएशन आपने यूज़ करनी। अब इसकी क्या वजह है कि हम लोग क्यों कैंसरियस पार्ट को जो है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं? इसकी वजह यह है कि जितनी रेडिएशन की वेव लेंथ जो है वो शॉर्ट होगी, उतनी उनमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब हम लोग अगर शॉर्ट वेव रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो रेडिएशन उनमें एनर्जी क्योंकि ज़्यादा है, तो वो ईजिली क्या कर सकते हैं, कैंसरियस पार्ट को जो है वो ख़त्म कर सकती हैं। तो ये हम लोग वेव लेंथ वाली रेडिएशन यूज़ करेंगे जिनका नैनोमीटर में कितना है, हमारे पास वेव लेंथ कितनी है जी, 200 to 300। और इसमें मैं स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल देता चलूँ कि हम लोग कैंसरियस पार्ट को ख़त्म करने के लिए कौन सी रेज इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज या फिर हम यूज़ करते हैं एक्स रेज को। एक्स रेज को हम लोग यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं हम लोग? एक्स रेज को हम लोग यूज़ करते हैं। और इनकी जो रेडिएशन है वो 200 से 300 नैनोमीटर से कम आपको इनकी वेवलेंथ नज़र आती है। तो हमने कम वेवलेंथ वाले रेडिएशन को यूज़ करना है ताकि उनमें क्या हो, एनर्जी ज़्यादा हो। उसके बाद हम आते हैं कि जो भी पार्ट जिसमें कैंसरियस पार्ट, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, जिस हिस्से में कैंसर है हम उसको किसके सामने रखेंगे? शॉर्ट वेव रेडिएशन के। और उसमें हम करेंगे क्या? फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल। और हम लोग वक्फे से, वक्त के बराबर वक्फों में हम लोग वो रेडिएशन लगवाते रहेंगे और उससे क्या होगा, हमारा जो कैंसरियस पार्ट है वो ऐसा ऐसा क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक पॉइंट आपने ये यहाँ पे भी याद रखना है कि जो रेज या रेडिएशन आपने एक्सपोज सरफेस पे लगवानी है, आपने उस एरिया पे लगवानी है जहाँ पे कैंसरियस पार्ट है, उनको भी आपने रेगुलर इंटरवल पे जो है वो लगवाना है। और रेगुलर इंटरवल का मैं आपको कंसेप्ट दे चुका हूँ कि वक्त के बराबर वक्फों में, मतलब जिस टाइम पे आपने आज रेडिएशन लगवाई है, आप अगले दिन जाके उसी टाइम पे दोबारा रेडिएशन जो है वो लगवाएंगे। उसके बाद हम आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या
रेडियोथेरापी हो रही है, क्या कैंसर का इलाज हो रहा है? तो स्टूडेंट जी हाँ, आपके जो पाकिस्तान कंट्री है इसके अंदर जो है वो रेडिएशन की मदद से हम लोग जो है वो कैंसर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर रिवील्ड सेंटर, हमारे पास सेंटर मौजूद हैं दैट विच कैरिंग आउट द रेडियोथेरापी, जो कि रेडियोथेरापी करवा रहे हैं टू कंट्रोल सेंटर, और ये सारे के सारे जो है वो कंट्रोल सेंटर हैं कैंसर की डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर भी रेडियोथेरापी सेंटर मौजूद हैं। अब जी कहाँ कहाँ पर मौजूद है, मैंने यहाँ पे 2 हॉस्पिटल के जो है वो नाम लिखे हैं जो कि बड़े मशहूर हॉस्पिटल हैं। एक मैंने लिखा है आगा खान हॉस्पिटल और उसके बाद मैंने दूसरा लिखा है शौकत खानम हॉस्पिटल जो कि पाकिस्तान के अंदर है, और ये कैंसर के इलाज के लिए यहाँ पर रेडियोथेरापी की टेक्निक जो है वो की जा रही है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं हमारी थर्ड टेक्निक की तरफ, दैट इज़ नोन एज अ कीमोथेरापी। ये हमारे पास तीसरी टेक्निक है जिसका मैंने यहाँ पे आपको नाम बताया कीमोथेरापी। स्टूडेंट याद रखिएगा, नाम से जाहिर है इस टेक्निक के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे किस चीज़ को, हम लोग यूज़ करेंगे केमिकल्स को। हम लोग इस टेक्निक में किसको यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे केमिकल्स को। क्लियर? और यहाँ पे हमने किस चीज़ को यूज़ किया था, हमने यूज़ किया था रेडिएशंस को। अच्छा एक बात यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ कि रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी ये दोनों टेक्निक जो हम यूज़ कर रहे हैं ये हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं। बाद दफ़ा MCQs आ जाता है कि हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करें, तो स्टूडेंट दोनों ही हैं। आप रेडियोथेरापी के बारे में भी बताएंगे और कीमोथेरापी में, लेकिन फ़र्क क्या है, इसके अंदर आप लोग रेडिएशन की मदद से यूज़ कर रहे हो, रेडिएशन को इस्तेमाल करके आप कैंसीरियस पार्ट को ख़त्म कर रहे हो, लेकिन जो कीमोथेरापी इसमें हम लोग क्या करेंगे, केमिकल। और स्टूडेंट याद रखिएगा हम लोग वो केमिकल यूज़ करेंगे जिनको हम नाम देते हैं दीज आर एंटी कैंसर, मतलब वो केमिकल जो कैंसर के इलाज के लिए हम यूज़ करेंगे, जो एंटी कैंसर केमिकल होंगे हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, बता देता हूँ आपको, एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ एंटी कैंसर केमिकल। देखें यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हम लोग यहाँ पे कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे जो कि एंटी कैंसर होंगे, जो कि कैंसर के खिलाफ होंगे। ये हम लोग पेशेंट को देंगे केमिकल एट रेगुलर इंटरवल। यहाँ पे भी वही बात आपने माइंड में रखनी है कि जो एंटी कैंसर केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं वो हम रेगुलर इंटरवल पर यूज़ कर रहे हैं, और रेगुलर इंटरवल के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। अब आते हैं हम लोग कि ये जो एंटी कैंसर केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनका बेनिफिट क्या है। स्टूडेंट याद रखिएगा, एक साइड पे इनका बेनिफिट आपको नजर आएगा कि कैंसीरियस सेल जो है ये ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको इनका जो लॉस है वो ये नज़र आएगा कि जहाँ पे ये हमारे कैंसीरियस सेल को ख़त्म कर रहे हैं ये एंटी कैंसर सेल, वहाँ पे साथ साथ ये जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं ये उनको भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि दीज मे किल, कि आपके जो केमिकल्स यहाँ पे आपने यूज़ किए हैं ये कैंसीरियस सेल को भी किल करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी ये किल करेंगे। तो इनका नुकसान है हमें कीमोथेरापी करवाने का, रेडियोथेरापी करवाने का भी बिल्कुल इसी तरह नुकसान है कि कैंसीरियस सेल तो बिल्कुल वो ख़त्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे नॉर्मल सेल को भी क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, अपनी चौथी टेक्निक की तरफ जो कि ड्रग ट्रीटमेंट में, जिसका नाम है जीन थेरापी। अच्छा जी, जीन थेरापी में वर्ड थेरापी फिर से आ गया। थेरापी का मतलब होता है जी इलाज, और यहाँ पे वर्ड जीन है, यानी जीन की मदद से हमने इलाज करना है। अब कब हमने जीन की मदद से इलाज करना है, देखें जी यहाँ पे लिखा हुआ है द टेक्निक इज़ यूज टू रिपेयर द डिफेक्टिव जीन। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, हमारे जीन जो है वो नॉर्मल नहीं रहते या वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस टेक्निक के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, उस डिफेक्टिव जीन को हम लोग दोबारा रिपेयर करते हैं, उसको दोबारा बेहतर करते हैं, उसको मरम्मत करते हैं। अब हमने करना कैसे है जी, जीन डिफेक्टिव जीन को हमने कैसे दोबारा से नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। इसमें हमारे पास है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन। हम सबसे पहले अपना नॉर्मल जीन जो हमने डिफेक्टिव जीन वाली जगह पे लगाना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो नॉर्मल जीन अलग करेंगे। नॉर्मल जीन अलग करने के बाद दूसरा काम ये है, इंसर्टिंग इट इनटू द होस्ट सेल। हम लोग इसको होस्ट की बॉडी के अंदर, होस्ट के सेल के अंदर हम लोग उस नॉर्मल जीन को भेज देंगे। अब कैसे भेजेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारी डिफेक्टिव जीन हमने निकालनी है तो हम सबसे पहले बोन मैरो सेल्स लेंगे। बोन मैरो सेल को हम बाहर निकालेंगे, उनमें से जो डिफेक्टिव जीन है हम उसको आइसोलेट कर लेंगे, और उसी बोन मैरो सेल के अंदर हम नॉर्मल होस्ट की जो जीन है हम वो डाल देंगे, और डालने के बाद दोबारा हम वो सेल किस में डाल देंगे, बोन मैरो के अंदर, और फिर जाके वो आपके जो जीन्स हैं वो डिफेक्टिव जीन वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह पे क्या चली जाएंगी, नॉर्मल जीन चले जाएंगे। तो वो प्रोसेस जिसमें हम डिफेक्टिव जीन को रिपेयर कर रहे हैं, हम ख़राब जीन को जो है वो मरम्मत करके उसकी जगह पे सही वाले जीन जो है वो इंसर्ट कर लें, दैट प्रोसेस इज नोन एज जीन थेरापी। अब इसमें एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल हमारे पास क्या दी हुई है, थ्रू अ बोन मैरो। हम बोन मैरो के ज़रिए क्या करते हैं,
इन केस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, अगर हमारे पास कुछ विरासती जो है वो खून की बीमारी हैं, तो हम उनके इलाज के लिए हम क्या करते हैं, हम बोन मैरो के अंदर अपना नॉर्मल जो जीन है हम उसको दाखिल करते हैं, जिससे हमारी जो बीमारी हैं वो कंट्रोल होती है। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, कौन सी एग्जांपल है जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास है थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया ब्लड डेफिशिएंसी की डिजीज़ है जिसमें खून जो है वो बिल्कुल मरीज़ का जो है बिल्कुल कम होता है, और इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो फिर हम थैलेसीमिया के कंट्रोल के लिए बार बार जो है मरीज़ का ब्लड जो है वो चेंज करें और उसको सही वाला जो खून है वो लगवाएं, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम लोग बोन मैरो सेल लें और उनमें जो जीन डिफेक्टिव है उसको निकालें और उसकी जगह पे क्या लगा दें, हम लोग उसकी जगह पे उन सेल्स के अंदर नॉर्मल जीन को भेजें, तब जाके ये कंट्रोल जो है वो बीमारी हो सकती है, वरना फिर नहीं। और ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मेथड है ये वेरी एक्सपेंसिव है, एक गरीब शख्स की पहुंच से जो है ये इंतहाई दूर होता है, यानी ये गरीब शख्स इसको इस तरह के बोन मैरो में जीन्स को जो है वो दोबारा से रिपेयर नहीं करवा सकता, ये थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी पाँचवीं और लास्ट टेक्निक की आज की, और टेक्निक हमारे पास है जी IDM। स्टूडेंट IDM पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। IDM हमारे पास है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि IDM हमारे पास वो टेक्निक है या वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम जितने भी मेथड हैं, जितने भी मुनासिब मेथड हैं, जितने भी बीमारी से रिलेटेड मेथड हैं, हम उन सारे तरीक़ों को इस्तेमाल करके हमारी ये कोशिश होती है कि हम बीमारी पे क्या कर लें, काबू पा लें। तो ये टेक्निक हमने आज देखनी है IDM दोबारा से, और टर्म लिखी हुई है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। बड़ा अहम शार्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये बाज़ दफ़ा ना शार्ट में आ जाते हैं, तो आपने इनको अच्छे से करना है। अब इसमें हमने करना क्या है, कम्बैटिंग द डिजीज़ बाय यूजिंग ऑल मेथड, कि हमने बीमारी के खिलाफ लड़ना है, और इसके लिए हमने क्या करने हैं, सारे के सारे मेथड यूज़ करने व्हेन रिक्वायर्ड एंड इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी। लेकिन साथ ये भी लिखा हुआ है कि हमने जितने भी मुनासिब और रेलिवेंट जितने भी तरीके हैं वो हमने बीमारी के कंट्रोल के लिए कोशिश करके वो इस्तेमाल करने, और साथ साथ हमने कम्युनिटी को भी पार्टिसिपेट करना है। कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने क्या करना है, कम्युनिटी को आगाही देनी है, अवेयरनेस देनी है, लोगों को बताना है कि यार ये बीमारी कितनी ख़तरनाक है, किस हद तक इसके जो है वो असरात जा सकते हैं, और हम लोगों ने ये देखना है कि ये बीमारी क्यों काज हो रही है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी काजेज़ क्या हैं, और हम लोग इनको किस तरह से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमने लोगों को भी बताना है। मतलब ये कि हमें, अगर हमारे एक इदारा है जिसका नाम है WHO, अगर उनको पता है फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ जो फैल रही है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास ना पोलियो की बीमारी आ गई, या फिर एकदम से डेंगू फीवर आ गया, या फिर एकदम से जिस तरह ये पिछले सालों में हमारे पास कोरोना डिजीज़ आई। अब WHO इदारा है, उसको पता है कि यार ये वायरस जो है वो फैल रही इतनी तेज़ी, और वो किसी को अवेयरनेस ही ना दे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा, इससे बड़े डिजास्टर्स इफेक्ट हो सकते हैं, बड़ा खतरनाक। तो हमने क्या करना है, IDM के अंदर हमने सारे के सारे मेथड यूज़ करने हैं, साथ साथ कम्युनिटी को भी पार्टिसिपेट करना है। कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करने का मतलब ये कि हम लोगों को अवेयरनेस देंगे, हम कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमिनार करवा के लोगों को बताएंगे कि यार ये डिजीज़ जो है, ये जो इसके काजेज़ हैं वो ये हैं, इस बीमारी की वजह ये है, और ये बीमारी इस तरह से जो है फैलती है, इसके इतने ख़तरनाक हद तक जो है वो इसके असरात हैं, तो हम लोगों ने इस पर काबू कैसे पाना है। तो हम लोगों को क्या करेंगे, जगह जगह जाके सेमिनार बुलाएंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे, हर बंदे को बताएंगे कि यार ये बीमारी इस वजह से फैल रही है, इसके काजेज़ ये हैं। तो हम लोग प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, हम न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम लोगों ने हर चीज़ का इस्तेमाल करके लोगों तक आगाही देनी है कि यार इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये इक़दाम अगर अपनाएं तो हम इजीली इस बीमारी पे क्या कर सकते हैं, काबू जो है वो पा सकते हैं। तो ये सारा कुछ IDM के अंदर आता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, रिक्वायर द अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी, कि हम लोग लोगों को, कम्युनिटी को जो है वो जाके क्या देंगे, आगाही देंगे, लोगों को बताएंगे। और इसमें क्या है जी, हम लोगों को बताएंगे सेवेरिटी ऑफ प्रॉब्लम, कि ये जो डिजीज़ आ रही है, ये जो वायरल इन्फेक्शन है, ये जो भी वायरसेस की वजह से फैल है, इसका कितना ख़तरनाक असरात हैं, इसके काजेज़ क्या हैं जी, और उसके बाद इसकी रेमेडीज़ क्या हैं कि हम इनसे जो है वो किस तरह बच सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमने क्या करना है। उसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंस इसकी क्या है। देखें IDM की का जो हमें बेनिफिट है वो ये कि ये एक इफेक्टिव मेथड है टू कंट्रोल द डिजीज़, कि किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये एक मौसर तरीका है IDM। और उसके बाद एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है कि हम IDM की मदद से पोलियो का कंट्रोल कर रहे हैं, और किसका कंट्रोल कर रहे हैं, डेंगू फीवर जो है हम इसका कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन IDM की। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपसे कोई डिफ़ाइन पूछे तो डिफ़ाइन IDM की ये है,
ऑल द रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड विच आर यूज टू कंट्रोल एनी डिसेस्टर डिजीज़। किसी भी खतरनाक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग उस बीमारी से रिलेटेड जितने भी रेलिवेंट और मुनासिब तरीके हैं वो सारे हम लोग अगर इस्तेमाल करें। और एक बात यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा, आईडीएम के अंदर हमने जहाँ पे रेलिवेंट और मुनासिब तरीके इस्तेमाल करने, वहाँ पे हमने साथ साथ कम्युनिटी को अवेयरनेस भी देनी है, लोगों तक भी ये पैगाम देना है कि ये बीमारी क्यों फैल रही है, इसके असरात क्या हैं। तो यहाँ तक आज आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम लोग लास्ट अपने इस चैप्टर नंबर 1 के लास्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे और वो हमारे पास होगा प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।